अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। हाजी, कॉस्ट कैलकुलेशन से जिंदगी को आगे बढ़ाएं या वहीं रहें? बढ़ाएं आगे। अच्छा, ये एक सवाल ना अक्सर बच्चे पूछते हैं, तो एक दफा मैं इसका जिक्र और कर रहा हूं। फैक्ट्री के सारे खर्चे, फैक्ट्री के, सिर्फ फैक्ट्री की बात कर रहा हूं। अगर फैक्ट्री के सारे खर्चों को बांटेंगे तो मैं 3 टुकड़ों में बांट रहा हूं उसको: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। फैक्ट्री के सारे खर्चों को 3 हिस्सों में बांटा है, और वैसे ये 2 हैं, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, लेकिन नामों के हिसाब से इसको याद डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच रख लें। जब इन्हीं सारे फैक्ट्री के खर्चों को एक और तरीके से बांटेंगे, वेरिएबल फिक्स के तरीके से, ये क्या किया मैंने, जिन मिसालों को फैक्ट्री के खर्चों में हम फिक्स्ड में लेते हैं वो होते ही एफओएच हैं, वो ये हो ही नहीं सकते। और जिन खर्चों को हम मिसालों में वेरिएबल ले रहे होते हैं वो ये भी होते हैं, ये भी होते हैं, और कुछ एफओएच भी वेरिएबल होते हैं। यानी डायरेक्ट मटेरियल, इस क्लास में बैठे हुए 200 लोगों को अगर जेंडर की बेस पे बांटना हो तो मेल फीमेल, अगर इन्हीं 200 लोगों को इस बेस पे बांटना हो कि कौन से लाहौर के हैं, कौन से फैसलाबाद के, कौन से किस किस शहर के हैं, तो एक 2 से ज्यादा कैटेगरीज बन जाएंगी ना। तो ये हो तो इन्हीं 200 लोगों की बात रही है। तो फैक्ट्री ही के खर्चे अगर इस हिसाब से बांटे तो फिक्स होते हैं या वेरिएबल होते हैं, और उन्हीं खर्चों को अगर इस हिसाब से बांटे तो या वो डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, या एफओएच है। और अगर इनको आपस में मैप करें तो ये वेरिएबल ही होते हैं, और जो एफओएच है वो वेरिएबल भी हो सकते हैं, फिक्स भी हो सकते हैं। फैक्ट्री का रेंट फिक्स्ड है, फैक्ट्री की मशीनों की फ्यूल एंड पावर, फैक्ट्री की मशीनों की बिजली वेरिएबल है। फैक्ट्री के वो वर्कर्स, लेकिन हेल्पर्स, डायरेक्ट वर्कर्स नहीं, हेल्पर्स, जिनको पर आवर बेसिस पे दिहाड़ियां मिलती हैं, वेरिएबल है। फैक्ट्री के वो लोग जिनको पर मंथ सैलरियां मिलती हैं, फिक्स है। तो एफओएच वेरिएबल भी हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर वेरिएबल ही होते हैं। यानी इनकी जो नेचर है वो इसी में ही फॉल करती है, फिक्स नहीं हो सकते। कॉस्ट की कैलकुलेशन बस बहुत हो गई है, आगे प्रैक्टिस बार बार होगी उसकी, लेकिन हम पास पेपर्स तक पहुंचेंगे जब मैं आपको एनआरवी पढ़ा पाऊंगा। तो एनआरवी मैंने पढ़ानी शुरू की थी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और कॉन्सेप्ट ये था कि जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है इससे कल को क्या फायदा मिलेगा, एसेट को बैलेंस शीट में बढ़ा चढ़ा के ना बताएं। बुक्स में आना तो चाहिए लॉजिकली कॉस्ट पे, लेकिन तसल्ली कर लें कि एनआरवी कहीं कम तो नहीं है। अच्छा, नॉर्मली एनआरवी ज्यादा होनी चाहिए कि कम कॉस्ट से? नॉर्मली ज्यादा ही होनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए बना है। लेकिन कुछ हालात में एनआरवी कम हो सकती है कॉस्ट से, जैसे चीजें खराब हो गई हैं और मार्केट में हालात खराब हो गए, प्राइसेस बहुत सस्ती हो गई हैं, फिर नहीं, इन्फ्लेशन में तो बढ़ जाएगा ना, फिर है बिजनेस का नाम खराब हो गया है, रेपुटेशन खराब हो गई, लोग खरीदने को तैयार ही नहीं है, सस्ती करनी पड़ गई, और डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग खर्चे बढ़ गए, एनआरवी कम आने लग गई, और टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, हमारे प्रोडक्ट आउटडेटेड हो गए, सस्ते बेचने पड़ रहे हैं, और कोई बेहतर कंपेटिटर आ गया, हमारी डिमांड कम हो गई। तो मुख्तलिफ ये हो सकते हैं। अच्छा, ये जो जितने नाम मैंने बोले हैं, चलो आप में से कुछ लोगों ने बोले, तो ये बहुत इंपॉसिबली मुश्किल है सोचने। कहीं किताब में लिस्ट लिखी हो जिसको रट्टा लगाएंगे। इस तरह की चीजें जो थ्योरेटिकल सवाल भी टेस्ट हो जाते हैं, जैसे ये जो भी मैंने पर्टिकुलर बात की है, 2-3 नंबर का सवाल टेस्ट हो चुका है पास में, कि क्या रीजन हो सकते हैं कि एनआरवी कॉस्ट से कम है, तो बस ये रीजन है। कॉस्ट की कैलकुलेशन की प्रैक्टिस और चलेगी, 5 पेपर्स कराऊंगा। तो एनआरवी की नसीहतें बता रहा था, और मेरे ख्याल में शायद एक ही बताई थी, 2 बताई थी। एक ये कहा था कि प्रोडक्ट्स जितने भी हैं सब की कॉस्ट एनआरवी कंपैरिजन अलग अलग करना है, और फिर एक प्रोडक्ट के बारे में कहा था कि उसके सब यूनिट्स क्योंकि एक जैसे हैं तो टोटल कॉस्ट टोटल एनआरवी। हाँ, अगर कोई डैमेज है तो उन डैमेज वालों को नॉर्मल वालों से अलग कंपेयर करना है। बस इतनी हुई थी ना बात। चले ठीक है, और आगे बताता हूँ। जी जी पूछें। डायरेक्ट लेबर की सैलरी फिक्स नहीं होती ना, उनको हमने या तो पर यूनिट पैसे रेट तय किया होता है या पर आर तय किया होता है। उनके साथ तय ऐसे हुआ होता है, नहीं होता ना ऐसे, नहीं, प्रोडक्शन वर्कर्स के साथ नहीं होता इस तरह से, कम से कम किताबी नॉलेज में नहीं है। वैसे असल में बिजनेस की मर्जी है, वो चाहे सबको मुफ्त में काम कराए, सबको सब पैसे देना शुरू कर दे, लेकिन किताबी नॉलेज के एतबार से डायरेक्ट लेबर फिक्स नहीं हो सकता। एनआरवी में ही आगे चल रहा हूं मैं। स्टॉक में कुछ गुड्स पड़ी हुई है, 500 यूनिट्स हैं, और ये डैमेज है, स्लाइटली डैमेज है, और इनकी कॉस्ट है 8,000 रुपए। एनआरवी निकालने के लिए क्या चाहिए? सेल प्राइस और सेल खर्चे। तो इस बिजनेस के पास ना 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि ये इनको सेल कर दे एज इट इज, जैसे टूटे फूटे हैं बेच दे। अगर एज इट इज बेचा तो 6,000 की बिक जाएंगी। लेकिन एक ऑप्शन ये है कि इसका इलाज करा के बेचे। अगर इलाज कराएगा तो उस पर 1,500 खर्च होंगे, फिर ये इनको 82 का बेच सकेगा। तो सवाल ये है कि एनआरवी कितनी? एनआरवी 97, 6,700 या 6,000? अच्छा, जिनको लगता है 6,000 तो क्यों? दोनों ही ठीक है। क्यों दोनों ठीक है? हाँ, अच्छा नहीं बताया कि क्या करना है। हाँ जी, है रिपेयर पे ज्यादा कॉस्ट आ रही है, किससे ज्यादा? करें ना, चाहिए सामने फिगर्स हैं। 6,000 लगता हो किसी को तो क्यों? तो है ना चॉइस, अगर क्या है, चॉइस है। और
चॉइस है इसलिए रिपेयर वाला नहीं, इसलिए कि चॉइस है रिपेयर वाला। अच्छा चले, कैमरे के पार आवाम हो सकती है जिसको 6000 लग रहा हो, और एक रीजन ये हो सकती है ऐसा लगने की कि ये कहीं जहन में बात है कि लोअर 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 वो लोअर लोअर, तो लोअर का मतलब ये नहीं कि बस कम से कम बस देख लो, फेंक दो बस बेशक इन्वेंट्री को, ये नहीं है कि लोएस्ट पॉसिबल। लोअर ऑफ व्हाट? कॉस्ट और एनआरवी। एनआरवी कैसे निकालनी है तो बिजनेस ने अकल से फैसला करना है। अगर इस प्रोडक्ट को अभी बेचेगा तो 6000 का बिकेगा, अगर थोड़ा इलाज करा के बेचेगा तो लचपच करके बेचेगा तो फिर थोड़ी 6000 का बिकेगा, फिर तो महंगा बिक जाएगा। तो इस रास्ते से उसको नेट 6000 आ रहा है, इस रास्ते से 67 आ रहा है, तो अकलमंद हुआ तो यकीनन यही करेगा। तो अगर एक से ज्यादा ऑप्शन है सवाल में तो हमने एनआरवी वो लेनी है जो उन सब में से हाईएस्ट है। हाँ, अगर सवाल वाला कह दे कि मैनेजमेंट ने इरादा किया हुआ है कि एज इट इज बेचना है तो फिर 6000, अगर मैनेजमेंट ने इरादा किया हुआ है कि रिपेयर करा के बेचना है, लेकिन सवाल में अगर ये नहीं बताया हुआ और आपके पास ऑप्शंस हैं तो बस ये अगला नोट लिख लें कि अगर एक से ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं सवाल में सेल करने की तो हमने एनआरवी वो लेनी है जो उन सब ऑप्शंस में से हाईएस्ट है। अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा ऑप्शंस टू सेल अवेलेबल हैं तो एनआरवी वो लेंगे जो उन सब ऑप्शंस में से हाईएस्ट एनआरवी है। जी लिख लिया। तो इस मिसाल में मिसालें भी नोट किया करें, इनमें से हम इसको एनआरवी लेंगे। अच्छा ये भी हो सकता है कोई स्टूडेंट सोच रहा हो कि कॉस्ट इतनी ज्यादा है तो हमें तो नुकसान ही नुकसान है, तो हम क्यों और खर्चा करें। तो कॉस्ट तो हो गई ना, अब तो हमें आगे चलना है, वो तो हो गया जो होना था, अब तो आगे चलना है और आगे फैसला ले रहे हैं कि इधर रहेंगे तो इतने मिलेंगे, इधर रहेंगे तो इतने मिलेंगे, तो ज्यादा लेंगे तो लॉस तो बचा सकेंगे कम से कम। तो इसलिए ये जितनी भी है हमने एनआरवी ये देख के फैसला करना है कि इन ऑप्शन में से सबसे ज्यादा फायदा हमें कहां है, तो हम अकलमंद है तो कहीं जाएंगे। तो इस मिसाल में ये एनआरवी, ठीक है, नोटेड। चलिए अगली बात समझें। अच्छा अगला पॉइंट ना पहले थोड़ी सी अंग्रेजी लिख लें, फिर उसके बाद ये बात समझाता हूं। यानी यही जो थोड़ी सी अंग्रेजी लिख पा रहा हूं इसी को ही मैं समझाऊंगा यहां, लेकिन पहले थोड़ी सी अंग्रेजी लिख लें। अगला पॉइंट हो गया चौथा पांचवा जो भी है, एनआरवी एनआरवी इज एन एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू। हम एंटिटी हैं, एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू, बस। हम इस पॉइंट को कर रहा हूं और एक्सप्लेन, और इस पॉइंट ठीक को नहीं, मतलब मजीद एक चीज बता रहा हूं। ईयर एंड पे खड़े हैं हम और स्टॉक में 200 यूनिट्स हैं और हम इनकी कॉस्ट को एनआरवी से कंपेयर करना चाह रहे हैं। तो एनआरवी के लिए क्या चाहिए? सेल प्राइस और खर्चे जो हो चुके, जो होंगे। अब सेल प्राइस के लिए डेटा है एक तो ये डेटा है कि अभी रिसेंट पास्ट में हम ये प्रोडक्ट रिसेंटली कितने का बेचते आए हैं। चलो ऑन एन एवरेज सेल प्राइस ये हम बेचते आए हैं 300 का, लेकिन अब हालात हो गए हैं चेंज, मार्केट में प्राइसेस गिर गई हैं और अब से ऑनवर्ड जब भी चीज बिकेगी प्राइसेस गिर चुकी हुई हैं, तो जो मार्केट में प्राइसेस चल रही हैं यानी जो हमारे कंपेटिटर्स हैं वो इस तरह के प्रोडक्ट को 260 का बेचने लग गए हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारा प्रोडक्ट फिर भी बेहतर है। हमारी एक्सपेक्टेड प्राइस है, हमें लगता है हम 280 का बेचेंगे। अब ये तीन प्राइसेस अवेलेबल हैं, ईयर एंड पे खड़े हैं, स्टॉक की एनआरवी कैलकुलेट करनी है, तो सेल प्राइस क्या लेंगे? 280, 260 या 300? 280, 260 क्यों? अच्छा अगर किसी को लग रहा है कि ये लोअर है इसलिए तो चलें अब 280 क्यों? 280, 200 क्यों नहीं? 300 क्यों नहीं? 300 क्यों नहीं? 300 क्यों नहीं? वो पास्ट है, हमने तो एक्सपेक्टेशन देखनी है। और 280 क्यों? 290 क्यों नहीं? क्योंकि अभी यही बताया कि एनआरवी एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू है कि हम कितने का बेच लेंगे, तो हमें लगता है इतने का बेच लेंगे तो बेच ही लेंगे फिर। तो इसलिए अगर एनआरवी कैलकुलेट करनी है, अच्छा ये देखें काम कर रहा हूं, उम्मीद तो है अकलमंद अच्छे लगते हैं आप देखने से, शायद समझ आ जाएगी। अच्छा ये 280 ना दिया होता फिर 290 और ये भी ना दिया होता तो फिर 300 क्यों? क्योंकि अगर पहले उतने का बेच रहे हैं और आगे भी बेच ही लेंगे फिर।
कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं आया। ये सारा ये जो काली लाइनें लगा के मैंने पास्ट और फ्यूचर में काला काला लिखा, ये भी नहीं, ये समझ आ गया। ये हम इस प्रोडक्ट को पहले बेचते आए हैं 300 का, अब मार्केट में हालात हो गए हैं खराब, सस्ती चीजें होने लग गई हैं, कंपटीशन बढ़ गया है, कंपेटिटर ने प्राइस 290 कर ली है, लेकिन हम अब भी उम्मीद रखते हैं कि हम 280 का बेच लेंगे। तो ये है कि हम कितने का बेच लेंगे इस प्रोडक्ट को, और इसी से मिलते जुलते प्रोडक्ट्स यानी कंपेटिटर्स के प्रोडक्ट्स कितने के बिक रहे हैं। ये फ्यूचर है, ये पास्ट है। अब मैंने पूछा ये था कि एनआरवी निकालने के लिए हम सेल प्राइस कौन सी यूज करें, 300, 280 के 290, ये बात हो रही थी। तो 280, क्योंकि हमने वो प्राइस लेनी है जितने का हम समझते हैं कि बेच लेंगे। और अगर ये सवाल में ना दी हो तो 290, क्योंकि पास्ट से फ्यूचर बेहतर है। और अगर ये दोनों ही नहीं पता तो फिर 300, क्योंकि अगर पहले इतने का बेचते आए हैं और कोई हालात की खराबी चेंज नहीं पता तो आइंदा भी बेच लेंगे। तो ये मैं इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कह रहा हूं। ये बात समझिए कि मैंने क्या कहा, क्या कि मैंने प्रेफरेंस लिखी है, प्रेफरेंस कि अगर ये सब अवेलेबल है तो पहली प्रेफरेंस ये है कि हम कितने का बेच लेंगे, नहीं तो पास्ट से फ्यूचर बेहतर है, ये भी नहीं तो पास्ट भी चलेगा। बस ठीक है, एनआरवी के लिए मैंने यही बताना था। इलस्ट्रेशन 8 पे आए, सॉरी इलस्ट्रेशन 4, इलस्ट्रेशन 4। इलस्ट्रेशन 4, सुपीरियर एंटरप्राइजेस। पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे। अच्छा हाँ, एक और बात, वैसे तो मैं कोशिश यही करता हूं कि भाई आप थोड़े से हिम्मत अपनी बढ़ाएं, लेकिन फिर भी ना कुछ कमजोर दिल बच्चे हैं, वो बहुत परेशान हैं, तो जिनको ये जरूरत लगे मैं उनको ना लिख देता हूं। कोशिश बेचारे कर रहे होंगे, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं। रॉ मटेरियल के लिए अगर हमने डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकालनी है, जिसको मैंने कहा था कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का मतलब है कितने का मटेरियल खरीदा, कितने का कंज्यूम हुआ। ये मैंने आपको ना ये कह के छोड़ दिया था क्योंकि थोड़ा सा ना बेटे आप अपने आप को और इंप्रूव करने की कोशिश करते रहेंगे तो पांव जमेंगे, वरना अगर आप ये सोचेंगे ना कि सर एक एक लफ्ज सवाल से पढ़ के बताएंगे, उंगली रख के बकायदा, और एक एक लफ्ज जो उनके मुंह से अदा हो रहा है वो हमारे रजिस्टर पे पूरा का पूरा लिखवाएंगे, तो फिर आप बहुत छुन्ने का के रह जाएंगे, फिर मुश्किल होगी उठने में। इसलिए मैं साथ साथ कोशिश कर रहा हूं कि आप भी बेहतर हो, लेकिन फिर भी ठीक है, बच्चे कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा तो मैं लिख देता हूं। मैंने तब ये कहा था कि जैसे ट्रेडिंग की कॉस्ट ऑफ सेल्स बताई थी, बिल्कुल वही है, सिर्फ सेल की जगह इशू है बस, लेकिन नहीं बनी बात, कोई बात नहीं। ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस और नेट ऑफ रिटर्न्स कह लेते हैं, माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, माइनस अच्छा इनकी भी कॉस्ट ना, और माइनस कॉस्ट ऑफ वो सारे आउट जो कि अदर देन, शाबाश यही सुनना था मैंने, अदर देन सेल। इसीलिए मुझे लगा मुझे लिख देना चाहिए इशू टू प्रोडक्शन, क्योंकि रॉ मटेरियल के स्टोर में जितने रुपए के मटेरियल साल के शुरू में मौजूद था प्लस जितने रुपए का मटेरियल और आया, अब ये सब है जो स्टोर में आया, इसके साथ क्या हुआ, या तो बचाया गया होगा या फिर ओनर ले गया होगा, चोर ले गया होगा, सलाब बहा के ले गया होगा, आग खा गई होगी, वैसे चैरिटी बांट दी होगी, ये भी माइनस कर ले तो बाकी फिर वही होगा जो प्रोडक्शन को इशू हुआ होगा। तो इसलिए अगर रॉ मटेरियल हो और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकालनी हो तो ऐसे, जो इलस्ट्रेशन 6 और 8 थी उनमें ये था नहीं, वो था एक में था मटेरियल लॉस्ट था, तो वो भी इशू टू प्रोडक्शन के अलावा ही था, स्टोर में पड़ा खराब हो गया था, निकाल के बाहर फेंक दिया, वो भी तो अदर देन इशू टू प्रोडक्शन ही है ना। इसलिए ओपनिंग रॉ मटेरियल परचेजेस ऐड की थी, उस 15 लाख को भी लेस किया था, क्लोजिंग रॉ मटेरियल लेस किया था, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बनी थी। तो अगर लिखना है आपने तो लिख लेंगे बात। फिर मैंने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की फिनिश गुड्स के बारे में कहा था कि कॉस्ट ऑफ सेल्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे ट्रेडिंग बिजनेस में कॉस्ट ऑफ सेल्स थी, सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा, परचेजेस की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा। ये इतना काफी है कि उसको भी लिख के दूं, है काफी। चलिए इलस्ट्रेशन 4 पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे। अच्छा ये यही ना, इतना ये कॉस्ट एनआरवी खासतौर पे जो भी जैसे कराने लगा हूं, बस इसी तरह का मिलता जुलता टेस्ट भी रखा हुआ है, यही एनआरवी कॉस्ट ही बस। तो कल दे दें आप, किसी को बहुत कोई शरीर किस्म का जनरल मसला हो तो ठीक है मंडे को दे देना, लेकिन कल की कोशिश कर लें। इलस्ट्रेशन 4 पढ़ लीजिए। अच्छा ये आप पढ़े, मैं ऑनलाइन वालों से खिताब कर रहा हूं, ये जो आप लोगों का टेस्ट है ना वो डे स्पेसिफिक नहीं है, इनको अगर कहा है सैटरडे को है तो बस आपके लिए वो सैटरडे को अपलोड हो जाएगा, तो उसको कोई बच्चा जो है वो नवंबर में ज्वाइन कर रहा होगा, दिसंबर में ज्वाइन कर रहा होगा, उसको तो सैटरडे गुजर गया होगा, तो वो फिर जब जो टेस्ट देगा वो मार्क होकर उसको मिल जाएगा। हाँ इतना एक छोटा सा बस आल दो कि वो बहुत बड़ा मसला नहीं है, एक छोटा सा कंट्रोल सा ये लगाया था, फिर आप सुने जा रहे हैं, मैं ऑनलाइन वालों से बात कर रहा हूं, मुझे करें शाबाश। पढ़े इलस्ट्रेशन 4 कि मैंने ना टेस्ट के ऊपर
लेक्चर नंबर लिखे होंगे कि किन लेक्चर से किन लेक्चर तक पढ़ेंगे तो ये टेस्ट है, और उस पर फिर एक कंट्रोल लगवा दिया था कि आप रेगुलर लेक्चर ऐसे ही नहीं होंगे, आप पहले टेस्ट दें तो उसके बाद लेक्चर खुल जाएंगे। तो जबरदस्ती नहीं है, लेकिन इस तरह दे देंगे बच्चे टेस्ट थोड़े बहुत। लेकिन आप ऑनलाइन वालों के लिए ना डे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, टेस्ट अपलोड हो गया आप उसको 15 दिन बाद भी सॉल्व करके देंगे तो वो मार्क होकर आपको मिलेगा। और ये ऑनलाइन वाले बच्चों को भी मार्किंग में मसला हो तो जरूर बताइएगा ग्रुप में। चलिए आपकी फारिश से लग रहा है कि पढ़ के फारिग हो गए। सवाल में पहले पैराग्राफ से ये पता चल रहा है कि ट्रेडिंग बिजनेस है, नहीं सप्लायर है, ट्रेडिंग बिजनेस है। फिर टेबल के अंदर इसके 4 प्रोडक्ट्स हैं, उन चारों का पूरे पीरियड का डाटा है, और वो डाटा ये है कि साल या महीना जो भी है, शुरू में कितने यूनिट थे, कितने के थे, कितने यूनिट्स खरीदे, कितने के खरीदे, ड्यूटीज क्या पड़ी, और आखिरी 2 कॉलम ये है कि कितने बेचे और कितने के बेचे। ये इन चारों प्रोडक्ट्स का टोटल मंथ का डाटा है। फिर इसके बाद अदर इंफॉर्मेशन में कुछ के बारे में फ्यूचर बताया हुआ है कि फलाना सस्ता हो गया, फलाना महंगा हो गया, फलाना खराब हो गया। रिक्वायर्ड क्या है, वैल्यू। अगर सिर्फ कॉस्ट पूछता तो फिर कॉस्ट होती, फिर एनआरवी को लिखना कराते। वैल्यू पूछी है तो हमें इसमें से कॉस्ट और एनआरवी सब चाहिए, और 4 प्रोडक्ट्स हैं तो सबका ग्रैंड टोटल कंपेयर कर ले, अलग अलग ना, तो हमें हर प्रोडक्ट की क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट और एनआरवी कंपेयर करनी है। ये है सवाल की अप्रोच, ये प्लानिंग है। तो 4 प्रोडक्ट्स हैं तो उसके लिए एडवाइस के हर प्रोडक्ट को ना अलग अलग सॉल्व करे, वरना मैस बच जाता है। प्रोडक्ट ए, इनकी चाहिए कॉस्ट और इनकी चाहिए एनआरवी। अच्छा हाँ, एक बात और, ये ना एक पुराना सवाल है एफआर 1 का, बहुत पुराना, तो उसमें कोई पर्पस था कि इसमें मेथड नहीं बताया हुआ था, क्योंकि इसको उन्होंने आईएस के कॉन्टेक्स्ट में पूछा था, वो मैंने आपके कॉस्ट में बुक में डाल दिया। तो अब ऐसा होगा नहीं कि आपको ये ना बताया हो कि FIFO के ऐप को बताया होता है, लेकिन चलो नहीं बताया तो जो मर्जी लगा लें। तो मैंने सोल्यूशन पीछे किया हुआ है एफको के मुताबिक, वो भी एक वैरायटी हो जाएगी, बोर्ड पे मैं FIFO कर देता हूं, ठीक है, डबल वैरायटी हो जाएगी, बोर्ड पे FIFO कर देता हूं। वैसे सोल्यूशन पीछे मैंने एफको से किया हुआ है। तो हमें चाहिए कॉस्ट और एनआरवी। कॉस्ट के लिए ऊपर टेबल में डाटा दिया और एनआरवी वो नीचे अदर इंफॉर्मेशन में बताया हुआ है। लेकिन एक और चीज चाहिए, यूनिट कितने हैं नहीं दिए हुए ना, तो क्लोजिंग यूनिट्स भी चाहिए। तो क्लोजिंग यूनिट कितने हैं कैसे पता चलाएं, जो अब तक सवालों में करते भी आ रहे हैं। वैसे कितने थे पहले 30, कितने और खरीदे 360, कितने बेच दिए तो 40 रह गए, ये यूनिट्स आ गए। और इनकी निकालनी है कॉस्ट, और है वो तो अब क्लोजिंग है ना, इनमें से कुछ डैमेज हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, उनकी एनआरवी और कॉस्ट का कंपैरिजन अलग करेंगे। अच्छा जो डैमेज है उनकी कॉस्ट भी डिफरेंट होगी, कॉस्ट तो वही होगी, हमने कौन से डैमेज खरीदे हैं, तो कॉस्ट तो सबकी एक जैसी ही है, एनआरवी कंपैरिजन अलग करना पड़ेगा। ये निकला यूनिट्स, कॉस्ट। मैं फिर बता रहा हूं जो बच्चे देर से होश में आए हैं, FIFO और एफको इन दोनों में से तरीका बताया होना चाहिए, नहीं बताया होता है वैसे कॉस्ट में, क्योंकि कॉस्ट के पास पेपर का नहीं है इसलिए नहीं बताया, वरना बताया होता है। तो मैं डबल वैरायटी के लिए बोर्ड पे FIFO कर देता हूं और पीछे सोल्यूशन मैंने एफको से किया हुआ, तो डबल सोल्यूशन हो जाएगा, इसलिए मैं FIFO से कर रहा हूं। अब ये 40 यूनिट्स FIFO है, इनमें से होंगे कि इनमें से, परचेज वालों में से होंगे, तो फिर ये परचेज वालों में से ही होंगे, तो इनकी पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकाल लें, जितने खरीदे उनकी टोटल अमाउंट लेके 360 पे डिवाइड कर देते हैं, तो कितनी है उनकी अमाउंट 2250 अमाउंट बताया ना, अभी नहीं है, अभी फौरन नहीं पर यूनिट निकाल सकते, 810000। ये हो गई सप्लायर की इनवॉइस। अब उससे आगे चलें, ड्यूटीज भी हैं, रिफंडेबल के नॉन रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल 90000। और आगे चलें, नीचे इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अप टू कंपनीज गोडाउन। अच्छा ये कौन सा है, और उसके नीचे ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम कंपनीज गोडाउन टू कस्टमर, वो कॉस्ट टू सेल है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन टू कंपनीज गोडाउन है ये खरीदते हुए है, तो 100 पर यूनिट है, 100 रुपए लिख लूं इधर, 36000। ये हो गई टोटल, वो जो परचेज की लिस्ट थी ये वो टोटल हो गए, और पर यूनिट करना है तो 360 2600। और अगर वेटेड एवरेज मेथड होता तो इन 30 को भी इधर ले आता और उन 30 की अमाउंट भी ऊपर आ जाती, एवरेज रेट निकलता ना, तो ओपनिंग स्टॉक के यूनिट भी नीचे आ जाते और ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट जो दी हुई है वो भी 7 प्लस हो जाती।
ये आगे कॉस्ट पर यूनिट है। और कल एक चीज समझाने की कोशिश की थी, जब सबकी कॉस्ट पर यूनिट है ही एक, तो आप चाहें तो टोटल कॉस्ट टोटल एनआरवी कंपेयर कर लें और चाहें तो पर यूनिट कंपेयर कर लें, क्योंकि सबकी है ही पर यूनिट एक। ये निकल आई कॉस्ट, और क्या चाहिए? एनआरवी। एनआरवी ये अलग अलग निकालनी पड़ेगी क्योंकि डैमेज्ड भी है, तो नॉर्मल वालों की अलग निकालनी पड़ेगी और डैमेज्ड वालों की अलग निकालनी पड़ेगी। नॉर्मल वाले कितने के बेच लेंगे या कितने के बेचते थे, क्या फिगर लेनी है? कितने के बेचेंगे या कितने के बेचे थे? कितने के बेचेंगे। तो कहीं पर 0.1234 में यह बताया हो कि ए कितने का बेचेंगे। पॉइंट नंबर 3 में बताया, वो तो खराब वालों का बताया है, तो सही वालों का नहीं बताया। तो फिर जितने का पहले बेचते थे, तो पहले कितने का बेचते थे? आपको सेल प्राइस के लिए वो टेबल के आखिरी दो कॉलम मिल रहे हैं। कितने टोटल रुपए के बेचे थे? 10। और ये कितने थे? तो एक 900 का बेचा। और एनआरवी निकाल रहे हैं, तो कॉस्ट टू सेल 150। तो सही वालों की एनआरवी आ गई 2750। अच्छा, सवाल की प्रेजेंटेशन ही चल रही है ऐसे, यानी आपने प्रोडक्ट की हेडिंग लिखी, यूनिट्स निकाल लिए, कॉस्ट निकाल लिया, एनआरवी निकाल रहा हूं, प्रतीत चल रहा है बस सवाल। डैमेज वालों की सेल प्राइस कितनी? 60% ऑफ किसकी सेलिंग प्राइस? जो प्रोडक्ट 25% ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ए का वो डैमेज है एंड कैन ओनली बी सोल्ड एट 60% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, यानी ए की जो सेल प्राइस है कितनी, ये इसके 60% का बेच सकते हैं। तो खराब वालों की सेल प्राइस आ गई 2900 का 60%, हाँ जी 1740। और सवाल में ना पॉइंट नंबर 2 में ये कहीं क्लियर बताया नहीं है कि ये सिर्फ अच्छे वाले कस्टमर्स को है या जिनको खराब बेच रहे हैं उनके लिए भी है, तो बस सबके लिए है। फिर तो इनकी भी कॉस्ट टू सेल 150 ये 150 कॉस्ट टू सेल है, इसमें कोई परेशानी? हाँ जी, सारे बच्चे, मासूम वाले भी, तेज वाले भी, चीते वाले भी, किसी को मसला? तो यूनिट जी क्या क्या पूछ नहीं बता रही है। हाँ, क्योंकि पॉइंट 2 में उन्होंने ये नहीं कहा ना कि प्रोडक्ट ए की है कि बी की है, सबकी बात हो रही है। इसी तरह पॉइंट 1 भी सबके लिए। अब अगला काम प्रोडक्ट ए के लिए, कॉस्ट और एनआरवी को कंपेयर कर लेते हैं। तो इसी से आगे चल रहा हूं। वैल्यू, जो डैमेज्ड वाले हैं उनका एनआरवी कॉस्ट का कंपैरिजन अलग और नॉर्मल वालों का अलग। अच्छा, कॉस्ट पर यूनिट सबकी सारे एक ही पर यूनिट वाले हैं ना, तो पर यूनिट कॉस्ट को एनआरवी से कंपेयर कर ले तो भी ठीक है, मल्टीप्लाई करके टोटल कर ले तो भी ठीक है। 2600 अगर डैमेज्ड वालों की बात करें, ये हो गई कॉस्ट और एनआरवी, तो एनआरवी तो डैमेज्ड की वैल्यू बन जाएगी 1590 इनटू 40 यूनिट्स, 10 यूनिट्स, क्योंकि 40 में से 25% डैमेज है, तो 40 का 25% 10, 15900। और नॉर्मल वालों की 2600, तो नॉर्मल वालों की कॉस्ट लोअर है और नॉर्मल वाले हैं 30 यूनिट्स, 78,000। तो प्रोडक्ट ए की वैल्यू हो गई 93,900। अच्छा, मैं एक और कर देता हूं, जो मेरी जल्दी छोड़नी होती क्लास, एक और कर रहा हूं, लेकिन ये सवाल पूरा होमवर्क है आपका, करके आना यार प्लीज, है करना है। एक प्रोडक्ट और कर देता हूं, सी कर देता हूं, चले सी, प्रोडक्ट सी कर लेना। प्रोडक्ट ए की सारी फिगर्स देख लें और कोई फिगर पूछनी है तो पूछें। प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट सी में भी बिल्कुल ऐसे यूनिट्स निकालने पड़ेंगे। तो यूनिट्स प्रोडक्ट सी में कितने हैं? ओपनिंग 40, कितने और खरीदे? 560, कितने बेच दिए? 580, 20। 5 से चलें तो कॉस्ट पर यूनिट, ये 20 यूनिट्स इनमें से हैं कि इनमें से? इन्हीं में से हैं, तो बस इन्हीं की पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं। ये कितने के खरीदे थे इनवॉइस वैल्यू प्लस नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज 200 प्लस ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा आया 100 पर यूनिट है ना, तो 560 into 100, और एक कितने का? 560 से डिवाइड कर दें 370। आगे भी चल रहा है। और इसकी एनआरवी के लिए इसके भी टूटे फूटे यूनिट्स नहीं है, तो बस इसकी सेल प्राइस और कॉस्ट टू सेल
कितनी है इसकी सेल प्राइस? प्रोडक्ट सी के बारे में पॉइंट 4 में लिखा हुआ है कि कंपेटिटर ने प्राइस 3200 कर ली है, लेकिन हमें लगता है कि हम 35 का बेच लेंगे, तो 35 या ऊपर टेबल से निकालनी पड़ेगी 35, हम बेच लेंगे 35, तो बस 35, तो 35 सेल प्राइस हो गई, कॉस्ट टू सेल हो गई 150 और एनआरवी हो गई 3350 एनआरवी। तो वैल्यू बन गई 20 यूनिट्स इनटू 67, ये सी और ऐसे ही बी और ऐसे डी। ये सवाल आपने ना बेटे करना है, कल मैं कॉस्ट के 5 चैप्टर का सवाल कराता हूं क्लास, ठीक है? जय जुमा पढ़े, अल्लाह हाफिज़।